नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए PYQ 110 2021 का शिफ्ट 2 पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना किसी बकबक, ओनली फैक्ट झटपट के साथ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1893 में किन देशों ने ट्रिपल अलायंस का विरोध करने के लिए एक समझौता गठित किया था? तो दोस्तों, आंसर है फ्रांस और रूस। फ्रांस और रूस है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1883 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रोमानिया के साथ एक संधि करी थी। किसके साथ करी थी? रोमानिया के साथ एक संधि करी थी जो थी रूस के विरुद्ध। लेकिन जर्मनी को डर भी था कि अब इससे रूस जो है वो नाखुश हो सकता है, और नाखुश होने के कारण कहीं फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज ना पैदा कर दे। तो क्या किया जर्मनी ने? स्मार्ट मूव खेला कि रूस को अपने पक्ष में करने के लिए 1887 में जर्मनी ने रूस के साथ रीअश्योरेंस की ट्रीटी करी। रीअश्योरेंस ट्रीटी के अनुसार 4 साल की अल्प अवधि ओनली रूस के साथ जो उसके रिलेशंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। जर्मनी था जो उसने रूस के साथ केवल जो संधि थी ये करने में सफल हुई थी। इसी प्रकार जर्मनी के त्रिगुट के विरुद्ध में फ्रांस और रूस का द्विगुट का निर्माण हो गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह किसका विश्वास था कि यदि सामाजिक वातावरण का पुनर्निर्माण किया जा सकता है तो मानव स्वभाव को बदला जा सकता है? तो दोस्तों, आंसर इज रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन का विश्वास था कि अगर सामाजिक वातावरण का अगर हम पुनर्निर्माण किया जा सकता है तो फिर मानव का जो नेचर है, स्वभाव है, उसको बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो जो ऊपरी नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो क्या फील करेगा? ज्यादा कम मात्रा में सूर्य ताप या गर्मी का मौसम? तो दोस्तों, आंसर इज ए, 0.1 यानी ऑप्शन नंबर बी, कम मात्रा में सूर्य ताप फील करेगा उत्तरी गोलार्ध। और जो उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम पे सर्दी का मौसम होगा, ना कि गर्मी का। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान जब पृथ्वी है वो 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर जाती है। पृथ्वी की इसी स्थिति को अपसोर भी कहते हैं। जब ये 4 जुलाई को दूर जाती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, डिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा दूर होता है, तो वो अपसौर कहलाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे निकट होती है, तो इसको क्या कहते हैं? उपसौर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है? यानी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ठीक है, इसका कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इंट्रूसिव रॉक्स का या इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का जो निर्माण होता है, फॉर्म होती है वो पृथ्वी के अधिक गहराई में होती है, क्योंकि इनको ठंडा होना, जमाव होना और ठोस होना, इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा गहराई चाहिए ताकि ये ठंडे हो सके। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक ठंडी हो सके, जमाव हो सके और ठोस हो चुके। बट इनके जो ठंडे होने की गति होती है बहुत स्लो होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति थी। कौन सी थी मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति? तो आंसर इज, सबको पता होगा, रूसी क्रांति। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, 1917 में रूसी क्रांति मजदूर वर्ग के लिए सबसे फर्स्ट ऐसी क्रांति थी जो सक्सेसफुल थी। क्वेश्चन नंबर 6, एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले निचली स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को डैश कहा जाता है। एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से में और निचली स्थित घाटियों के बीच में जो यांत्रिक जो स्थिरता होती है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी क्या होता है? पृथ्वी के स्थलमंडल के एक भाग का ऊपर उठना या बैठना जो तब होता है जब स्थलमंडल होता है जो वो ऊपर की ओर ना धकेलने लग जाता है और वो बलों के कारण नीचे की ओर खिसकने
वाले गुरुत्वाकर्षण बलों को के बीच में ना संतुलन बनाता है, ठीक है, जिससे उसके भार को हटाया जा सकता है। तो यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, रचनात्मक प्लेट मार्जिन यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले तो बताती हूँ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या होता है। ये दो डाइवर्जेंट प्लेटों के बीच की एक सीमा होती है, ठीक है। क्या होती है? दो डाइवर्जेंट प्लेटों के बीच में एक सीमा होती है, और जो ये होती है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है वो तब होती है जब प्लेटें अलग हो जाती हैं। थर्ड है इसका, इसमें ज्वालामुखी का फॉर्म होता है, निर्माण होता है जब मैग्मा होता है वो अंतराल को भरने के लिए ऊपर की तरफ उठता है। तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होती है जो दो डाइवर्जेंट सीमाओं के बीच में होती है, प्लेटें अलग अलग हो जाती हैं और ज्वालामुखी का फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं, इन प्लेट मार्जिन को आप सारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। डाइवर्जेंट, दो डाइवर्जेंट होता है ना, अभी बताया मैंने आपको, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। और नई समुद्री भूपरपट्टी लगातार बनती है, तो ये भी ठीक बात है कि नई नई समुद्री भूपरपट्टी लगातार फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका ए, दोनों बात सही है। इसमें जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो फॉर्म्ड होती है कॉन्टिन्यूसली। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, उस संगठन का नाम बताएं जिसने आर्किड्यूक फ्रांसीसी फेर्डिनेंड की हत्या की थी। दोस्तों वो कौन सा संगठन है जिसने आर्किड्यूक फ्रांसीसी फेर्डिनेंड की हत्या की थी? ब्लैक हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर गैब्रिलो प्रिंसिप भी सदस्य था, जिसने गोली मारकर जो ये आर्किड्यूक फ्रांसिस फेर्डिनेंड है उनकी हत्या कर दी। आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इटली में फांसीवाद के उदय के कारण क्या है? तो दोस्तों फर्स्ट, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, वर्साई की संधि से तावली निराश थे। सेकंड, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति फांसीवाद के उदय का कारण थी, या फांसीवादी समाजवाद और साम्यवाद की फैलती विचारधारा से प्रभावित थे। तो दोस्तों आंसर होगा इसका 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर डी, कि वर्साई की संधि से तावली निराश थे जिसकी वजह से फांसीवाद का उदय हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक और आर्थिक सिचुएशन ऐसी थी जिसके कारण फांसीवाद का उदय हुआ। और फांसीवाद का उदय इटली में किसने किया था? मुसोलिनी के द्वारा सत्ता पर आसीन होने के बाद, मुसोलिनी जब सत्ता पर बैठे थे उसके बाद से फांसीवाद की विचारधारा बिल्कुल ज्यादा हाई लेवल पर चली गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व युद्ध के दौरान कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? सेंट जर्मन संधि ऑस्ट्रिया, वर्साई की संधि जर्मनी, न्यूली संधि हंगरी, या त्रियान संधि तुर्की। तो दोस्तों आंसर है इसका सी ही सही है, 1 और 2 बिल्कुल सही है। सेंट जर्मन संधि है जो ऑस्ट्रिया में हुई थी, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ, और न्यूली संधि हुई थी हंगरी के साथ नहीं हुई थी, ये बुल्गारिया के साथ हुई थी। और त्रियान संधि तुर्की के साथ नहीं हुई थी, त्रियान संधि हुई थी हंगरी के साथ। और जो तुर्की के साथ संधि हुई थी वो हुई थी सैब्रे की संधि विद तुर्की। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिस्ट्राल को ठंडी हवाओं के रूप में अभिलक्षित किया जाता है। ये जो हवा, ठंडी हवाएं शीत ऋतु में उत्तर की ओर स्थित भूमियों तथा हिमाच्छादित पर्वतों से नदी घाटी की तरफ बहती है। दोस्तों ये फ्रांस के भूमध्य सागरीय तट पर बहने वाली ठंडी और शुष्क पवन होती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार की जलवायु को वर्ष भर सूर्यताप और बहुत कम तापमान की सामान्य अनुपस्थिति द्वारा अभिलक्षित किया जाता है? तो कौन सी ऐसी जलवायु है? तो ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सवाना जलवायु। जो सवाना जलवायु है वो वर्ष भर सूर्यताप और बहुत कम तापमान में नॉर्मल अनुपस्थिति द्वारा अभिलक्षित की जाती है। जो सवाना जलवायु होता है वो अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी 5 डिग्री या 10 डिग्री से स्टार्ट होता है और 20 डिग्री अक्षांश तक रहता है।
इस वाली जो जलवायु है, इस वाली जलवायु का जो विस्तार है वो वेनेजुला, कोलंबिया, दक्षिण मध्य ब्राजील एक्सेट्रा विश्व जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, गर्म सतह पर ठंडी हवा के परिवहन के कारण बनने वाले कोहरा होता है, क्या होता है वो कोहरा? वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाप कोहरा कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना से संबंधित है? सुपरनोवा परिकल्पना क्या होती है पहले ये बताती हूँ। सुपरनोवा परिकल्पना इंग्लैंड के होयल ने दी थी, ठीक है, होयल तथा लिटिलटन ने प्रस्तुत की थी 1946 में, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जब अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे 1000 गुना की जो चमक से चमकने लगते हैं तो उसको कहते हैं नव तारा। क्या कहते हैं? नव तारा यानी नोवा। और इनकी चमक अगर सूर्य की चमक से 25,000 गुनी हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा कहते हैं इसको। और ये अभिनव तारा, सुपरनोवा को हिंदी में अभिनव तारा भी कहते हैं। ये 2 या 3 शताब्दियों में एक ही बार दिखता है, ठीक है। तो किसने दी थी इसकी परिकल्पना, उत्पत्ति किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, एफ हायल ने। क्वेश्चन नंबर 15, पूरी पृथ्वी डैश को समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है, तो कौन सी डेट को करती है इक्वल डे और इक्वल नाइट के? ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च को इक्वल डे और इक्वल नाइट फील होता है, और 23 सितंबर को भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हुए, पंचवर्षीय योजनाएं किस समाज की केंद्रीकृत योजना है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। पंचवर्षीय योजनाएं समाजवादी समाज की केंद्रीकृत योजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। इस शिखर सम्मेलन को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है 3 जून से लेके 14 जून तक चला था और 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, ठीक है दोस्तों। इसका मेन मोटिव ये था पर्यावरण के विकास के जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे कार्रवाई करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का दीर्घकालिक कारण है? ज्ञान की भाषा का बढ़ता प्रचलन, वित्तीय संकट, या सबसे पुराना महान परिवारों की तरफ से विरोध? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इसका, 1 और 2। ज्ञान की भाषा का बढ़ता प्रचलन था और सबसे पुराने जो परिवार थे उनकी तरफ से जो विरोध चल रहा था उनकी वजह से। उस काल में क्या था, जो यूरोप था उसके अंदर बहुत सारे विचारकों और लेखकों का एक दौर आ गया था बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे। तो बहुत सारे दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे जो एकदम से उदय हुआ उनका, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की उनको आत्मा कहा जाता है क्योंकि जो वो लिखते थे, वो ज्ञान बांटते थे, उसकी वजह से लोगों की मेंटालिटी चेंज होती गई थी। और नेपोलियन का भी मानना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका जो मुख्य रूप है किस वजह से हुआ था, वो सामाजिक असमानता। और देख दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19, उस पार्टी का नाम बताएं जिसने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का आह्वान किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इतालवी समाजवादी पार्टी थी जिन्होंने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का आह्वान किया। ये जो पार्टी थी ये 1892 में बनी थी, जनेवा। इटालियन जो वर्कर्स थे उनकी पार्टी थी, ठीक है। ये पार्टी का जो मेन मोटिव था कि मजदूर वर्ग थे जो मजदूर वर्ग के समर्थन से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्थापित करना चाहते थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, स्थलाकृति मानचित्रों पर उच्चावच का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पॉइंट 1 हैशूर विधि या पहाड़ी छायाकरण। दोस्तों इसके दोनों ही आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2।
इन दोनों विधि का उपयोग किया जाता है स्थलाकृति मानचित्रों पर उच्चाचव या प्रतिनिधित्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।